अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं आपके साथ हिरजा खान। वेलकम टू शाम रमज़ान। आज क्या है जनाब? आज है 6 मई और 6 मई को क्या होना था? 6 मई को होनी थी जी रीकाउंटिंग NA 249 पे, लेकिन जिस तरह से NA 249 के इंतखाबात के रिजल्ट्स बड़े मुतनाज़े बन गए थे, उसी तरीके से आज रीकाउंटिंग का मामला भी बड़ा तनाज़ा बन गया जी। तमाम तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इन्होंने इसका कर दिया बॉयकॉट। अब ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इलेक्शन के नताइज का ऐलान नहीं हुआ था। फिर आज 6 मई थी, सुबह 9 बजे सबको बोला गया था कि जी आप RO के ऑफिस पहुंच जाएं, वहाँ पर होगी रिकाउंटिंग भी नहीं हो सकी। तो अब ये समझ में नहीं आ रही कि एग्जैक्टली ये NA 249 का जो मामला है ये हल कब होगा। साथ में कल जो इलेक्शन हुए थे PP 84 में, वो तो जीत गई मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल ही मुस्लिम नून जीत गई। और साथ में आज के दिन इर्जा बाहर सड़कों पे इतनी ट्रैफिक जैम है क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि जी आगे लॉकडाउन होने वाला है, हम तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। कुछ रह ना जाए, सारी शॉपिंग आज ही कर लें हम। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आवाम को ताकीद कर दी है। वो कह रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात भी भारत जैसे ना हो जाए, भारत के हालात आप सबके सामने एग्जैक्टली वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे हालात भी भारत जैसे ना हो तो खुदारा SOPs पर अमल दरामद कर ले, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला इख्तियार करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले। बहुत कुछ और भी होगा आज के शाम रमज़ान में डिस्कस करने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या होगा मदिया? उससे पहले टॉप स्टोरीज। NA 249 कराची की नशिस्त पर नया तनाज़ा, अपोजिशन जमातों ने दोबारा गिनती का बॉयकॉट कर दिया। इलेक्शन को कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी कहती है उनसे हमारी जीत हजम नहीं हो रही। हुकूमत की अपना सस्ता घर स्कीम, वज़ीर आज़म ने पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं PDM की यूनियन NRO के लिए है, मुल्क पर एक एलीट क्लास का कब्जा है। दिल की गहराई और जज्बा ईमानी से हमदे बारी ताला पढ़ने वाले अल्लाहू हाफिज उसैद जाहिद की आवाज़ सहतारी करने लगी। आज वो हैं शाम रमज़ान के खुसूसी मेहमान। और प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन ने YouTube पर अपना चैनल बना लिया, जिसका ऐलान सोशल मीडिया पर किया। शाही जोड़े के अकाउंट पर एक रोज में 28,000 फॉलोअर्स आ गए। और शो के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे हम NA 249 के हल्के के हवाले से, जो कि दिन ब दिन कॉन्ट्रोवर्शियल होता चला जा रहा है। कौमी असम्बली 249 के ज़िमनी इंतखाब में वोटों की दोबारा गिनती पर तनाज़े के बाद नून लीग, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाक से ज़मीन पार्टी, तहरीक इंसाफ ने अब जो दोबारा गिनती का प्रोसेस आज सुबह होना था उसका भी बॉयकॉट कर दिया। बिल्कुल जनाब। और सियासी जमातों की जानिब से रिटर्निंग अफसर पर मुतल्लिका हल्के के फॉर्म 45 और 46 ना देने और वोटों के थैले की सील टूटने का इल्ज़ाम लगाया। वो कहते हैं कि जो वोटों की बोरियां थी उन पर सील नहीं लगी हुई थी, फॉर्म 46 और 45 दिए नहीं जा रहे। दोबारा इंतखाब का उन्होंने मुतालबा कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने इस इंतखाब को कलअदम करार दिया है, दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा भी करवाई है और नून लीग की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया था, लेकिन मामला सारा आपके सामने है। बिल्कुल जी। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि तनहा गिनती का बॉयकॉट नहीं किया, PSP, MQM समेत दीगर जमातों ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और RO ने कहा कि फॉर्म 46 नहीं देंगे। क्या कहना था मिफ्ता इस्माइल साहब का, आपको सुनवाते हैं। अकेला बाइकआउट नहीं कर रहा हूँ, ये हाफिज मुरसलीन साहब में खड़े हैं, MQM के PSP भी निकल के आ गई है, PTI भी निकल के आ गई है, पीपल्स पार्टी सिर्फ अकेली उधर बैठी हुई है। फॉर्म 45 जो हमको मिले थे उसमें 167 में सिग्नेचर्स नहीं थी। RO ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे। जो असल में थप्पा वगैरह लगता है वो अनयूज बैलेट के थ्रू लगता है, तो वो उसने गिनने से फ्यूज कर दिया। बेसिकली वो कंसोलिडेशन करा रहा है। पहले दिन से सईद गनी साहब कह रहे थे कि रीपोल करवा लो। भाई पोल हो चुका है, बैलेट्स पड़े, एक मरतबा गिन लो ईमानदारी से, तो वो गिनने नहीं दे रहे। एप्लीकेशन भी दे दी है, हम इलेक्शन कमीशन को भी देंगे। और पहला बैग खुला तो उस पे सील नहीं थी, तो किसी ने पूछा कि सील किधर है, तो बोलता शायद गिर गई होगी। तो फिर ये एक्सरसाइज जो है मजाक हो रहा है।
اور پی ایس پی کے رہنما حفیظ الدین کا یہ کہنا ہے کہ فارم 46 نہیں دیا گیا، ووٹوں کی جو بوریاں تھیں ان پر مہر نہیں تھی۔ ایم کیو ایم کے امیدوار حافظ مرسلین نے بھی دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ بائیکاٹ کا اعلان نیا ڈرامہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے الیکشن کمیشن پر، جبکہ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چونکہ جیت گئی ہے تو ان لوگوں سے پیپلز پارٹی کی جیت ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جیت جو ہے وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی، اور آج صبح آ کر انہوں نے نیا ڈرامہ شروع کر دیا، دھونس دھاندلی اور اس طرح کا پریشرائز کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی۔ ان کی اصل مرضی تو یہ ہے کہ ابھی ٹیلی فون آئے، الیکشن کمیشن ان کے کینڈیڈیٹ کو اناؤنس کرے، ایک اسپیشل جہاز بھی یہاں پہ بھیجا جائے اور اجلاس بھی فوری بلایا جائے اور اسپیکر نیشنل اسمبلی مفتاح صاحب سے حلف لے لیں۔ مسلم لیگ نون کا تھا کہ اس حلقے کی ریکاؤنٹنگ کیے جائیں ووٹس کی، لیکن ساتھ میں آج جب صورتحال جو پیدا ہوئی اس میں انہوں نے کر دیا بوائیکاٹ۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ہاشمی صاحب بہت شکریہ، آپ نے شام رمضان کو وقت دیا۔ یہ کہے گا کہ آپ ہی کی تو ریکویسٹ، پھر آپ ہی کی تو درخواست پر آج ریکاؤنٹنگ ہونی تھی، پھر ایک دم سے آپ لوگوں نے بوائیکاٹ کیوں کر دیا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ریکاؤنٹنگ کہا، ہم نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کہا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ جعل سازی کریں دوبارہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ مل کے۔ یہ جو آپ نے سل کھلے بکسے اور تھیلوں سے جو ووٹ نکل رہے ہیں، تو یہ اس کو معلوم کہ چوہے کتنے قطر گئے کس کے ووٹ، اور کتنے ووٹ کوئی انجانا فرشتہ ڈال کے چلا گیا اس تھیلا میں، کسی کو نہیں معلوم۔ اور فارم 45 46 لینا ہمارا بنیادی آئینی مینڈیٹری حق ہے، وہ اگر آپ ہمیں نہیں دیں گے، جب تک آپ فارمیلٹیز کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح سے جو کاؤنٹر فائلز ہے اسے چیک کرنا ہمارا فرض و حق ہے۔ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہاشمی صاحب جیسے ہم نے دیکھا کہ حلقہ 249 میں جب الیکشن ہوئے تھے آپ نے بولا کہ جی ٹرن آؤٹ تو اتنا کم تھا تو اس کے الیکشن جلدی آ جانے چاہیے، وہ جلدی نہیں آئے تھے، جس کی وجہ سے پھر آپ کافی زیادہ آپ کی جماعت کو تحفظات بھی تھے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ خوشاب پی پی 84 میں جب آپ کی جماعت جیت جاتی ہے اور اسپیسیفکلی رات 1:30 بجے تو سارے ریزلٹس بھی آ گئے تھے، آپ لوگوں کی جیت بھی اناؤنس کر دی گئی تھی، وہ تو آپ نے مان لی ہے، لیکن یہاں پہ آپ لوگ نہیں مان رہے، یہ کیا بات ہے؟ نہیں، یہ بات بڑی سادہ سی ہے، دونوں چیز ایک جیسی نہیں ہے، آپ نہ ملائیں۔ دیکھیے خوشاب میں آلموسٹ 1.5 لاکھ ووٹ پڑے ہیں، خوشاب کے معاملات الگ ہیں، یہاں پہ 60,000 ووٹ پڑے تھے۔ خوشاب کا جو حلقہ وہ 60 کلومیٹر پہ محیط ہے، وہاں اس طرح کی آبجیکشن نہیں کی تھی، وہاں فارم 45 کی مسنگ کی شکایت نہیں تھی، وہاں سیل جو ہے اس کی توڑنے کی شکایت نہیں تھی، وہاں 1 بجے تک تمام ریٹرننگ آفیسر کے پاس تمام پریزائڈنگ آفیسر پہنچ گئے، ریزلٹ کمپلائن ہو گیا، جبکہ یہاں پہ کم ووٹ پڑے اور اس کے باوجود 10 گھنٹے میں کمپائل نہیں ہو سکا۔ اور آج بھی اس کی مبینہ ثبوت ہے کہ آپ کے جس باکس ہے، یہ مفتا اسماعیل صاحب بار بار کہتے رہے، اس باکس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے، سیلڈ ہونا چاہیے۔ جو ہمارے دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو جیتے فیئر طریقے سے جیتے، انفیئر طریقے سے نہ جیتے۔ یہ اس ملک کی قسمت ہی ہے کہ لوگ لوگوں کے ووٹوں پہ ڈاکہ مارتے ہیں، ووٹ چراتے ہیں، انفیئر طریقے سے جیتے اور پھر کہتے ہیں ہم حق حکمرانی۔ جب چوری کے ووٹ سے آپ آتے ہیں تو حق حکمرانی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا نہال ہاشمی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بس اب ذرا یہ واضح کر دیں کہ آپ لوگوں کا حتمی فیصلہ یہی ہے کہ اب ری پولنگ پر ہی مانیں گے؟ یہ پارٹی اس پہ فیصلہ کرے گی، ہم اس پہ بیٹھیں گے، مشاورت کریں گے، جو ہماری آئینی قانونی حق ہے وہ ہم استعمال کریں گے، اور اس سے بڑھ کر کے جمہوری حق ہے ہمارا، اس ملک کے لوگوں کا جمہوری حق ہے۔ ہر اس ادارے کو ہم، وہ کتنے بھی پاسر کیوں نہ ہو، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئین اور قانون میں دیے ہوئے جو اختیارات ہیں اس سے تجاوزات نہ کریں، خواہ وہ گورنمنٹ ہو خواہ وہ کسی بھی ہو۔ پوائنٹ ویری ویل ٹیکن، بہت شکریہ جی۔ نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مسلم لیگ نون کا کیا موقف تھا آپ نے جانا، اور ساتھ میں اب یہ بھی جاننے دیں کہ پاکی انصاف کا اس حوالے سے کیا موقف ہے۔ تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ امجد افریدی صاحب موجود ہیں، جو کہ اسی حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، ان سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ افریدی صاحب شام رمضان کو وقت دینے کے لیے۔ یہ کہے گا کہ کیا موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ باقی تو تمام جو جماعتیں ہیں، چاہے وہ پی ایس پی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو، مسلم لیگ نون ہو، انہوں نے تو کر دیا ریکاؤنٹنگ
काउंटिंग कभी बॉयकॉट, वो कह रही जी दोबारा से रीपोलिंग की तरफ जाएं। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मैं आपको बताऊं कि सुबह के टाइम आज मैंने एप्लीकेशन लगाई थी सबसे पहले, और मैंने बाइकाट किया था इसका, क्योंकि देखिए फॉर्म 45 हमें 70 से ज्यादा मिले नहीं, फॉर्म 46 हमें नहीं मिलेंगे तो मैं रिकाउंटिंग किस चीज की हम करेंगे। तो मैंने पहली एप्लीकेशन लगा के मैंने कहा मैं बाइकाट कर दूं। आप बैठे, मुझे नहीं समझ आ रहा आप किस तरह इसको आगे चलाएंगे। तो आरओ वो एक्सक्यूज कर रहा था, वो कह रहा था हमें ऑर्डर ही ये दिया गया है कि हाल आप रिकाउंटिंग कर दो। मैं हम इसको किस तरह से क्लियर करेंगे कि ये जो रसीद है, ये जो बैलेट फटा है जिस बुक से, या जो बुक वापस रहेगी ये कि वो वही है। हमें जब तक फॉर्म 46 नहीं मिलेगा तो पता कैसे चलेगा। तो मैंने कहा मैं बाइकाट करता हूँ। फिर मेरे साथ नून लीग ने भी बाइकाट कर दिया, फिर बीएसपी ने भी, फिर दूसरी तमाम जमातों ने, एमक्यूएम ने भी। तो अब आपने इलेक्शन कमीशन से दोबारा राब्ता किया है कि हल्की में जो इलेक्शन है वो दोबारा से होने चाहिए? बिल्कुल, मैंने आज के दिन 3 एप्लीकेशनें मेरी गई हैं। एक इस्लामाबाद से इलेक्शन कमीशन में उठा लिए, क्योंकि हिस्ट्री का सबसे रिग्ड तरीन इलेक्शन था। दो इससे पहले मैंने इलेक्शन लड़े, तीसरा इलेक्शन ये मैंने लड़ा और लड़वाए बहुत सारे इलेक्शन। मैंने जो देखा देखे ऐसा, आप अगर यहाँ मौजूद होती इस हल्के में आप ही वोट डाल देती, कोई नहीं रोकता आपको। प्रिजाइडिंग क्योंकि पिके हुए थे, एजुकेशन का अमला सारा लगा हुआ था, सईद गनी उसको मॉनिटर कर रहे थे। तकरीबन 17,000 से ज्यादा वोटर यहाँ से उस वक्त मामला क्यों रेज नहीं किया गया? उस वक्त आपके भी तो अपने पोलिंग एजेंट थे, जैसे भी आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रिग्ड तरीन इलेक्शन था। तो खैर बहुत शुक्रिया जी। अमजद अफरीदी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। सईद गनी साहब, अपोजिशन पार्टीज जो है बॉयकॉट कर दिया है उन्होंने आज की रिकाउंटिंग का, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं तो इलेक्शन कमीशन में जब ये प्रोसीडिंग हुई तो वहाँ मौजूद था। पीएमएलएन के वकील ने बहुत सारे इश्यूज वहाँ रेज किए थे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और दीगर जो मेंबर्स थे उन्होंने बड़ी वजाहत से उनसे पूछा कि आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर रिकाउंटिंग को प्रेस करना चाहते हैं या बाकी इश्यूज भी आप रेज करना चाहते हैं। उन्होंने वाजे कहा कि हमारे पास 95(6) जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें हमारे पास रिकाउंट का ऑर्डर करने का इख्तियार है और आप सिर्फ रिकाउंट के लिए आए। अगर आपके और एतराजात हैं तो फिर उसके लिए अलग एप्लीकेशन फाइल करें, उसके लिए अलग फॉर्म मौजूद है। तो उस मौके पर उनके वकील ने कहा कि नहीं जी, मैं सिर्फ जो रिकाउंट है उसकी बात करता हूँ। तो अगर आप ऑर्डर भी पढ़ें तो उसमें भी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ द रिकाउंटिंग। और उसके बाद उन्होंने आरओ को हिदायत की कि आप रिकाउंटिंग कीजिए तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मौजूदगी में। तो जब इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात एडमिट कर आए, तस्लीम कर आए, और आरओ ने अपनी आज कार्रवाई शुरू की, रिकाउंटिंग शुरू की, तो वो फिर उन्हीं उसी तरफ जाना शुरू हो गए जो दरखास्तें उन्होंने वहाँ दी थी कि फॉरेंसिक होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हें यकीन है कि ये इलेक्शन हारे हुए हैं, सिर्फ इस अमल को मजीद ताखीर का शिकार बनाने के लिए और अपनी जो इनकी रुसवाई हुई अपनी क़यादत के सामने उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए आज उन्होंने फिर ड्रामा किया है। ये साहब जब भी कह रहे थे कि पता नहीं तारीख का धांधली का पता नहीं क्या इलेक्शन था, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बिल्कुल जी, अभी अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा सईद साहब, ये बताइएगा जैसे बाकी जो तमाम तर पार्टीज हैं उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, वो कह रहे जी कि इन इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और दोबारा से री इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि अभी ऑन पेपर्स आप लोग जीते हुए, तो आई एम श्योर आप लोग इतने पुरुमीद जरूर होंगे कि दोबारा जब इलेक्शन कराए जाएं तो हो सकता है दोबारा भी आप जीत जाएं। सो तायद करेंगे अगर सारी पार्टीज ये कह रही है तो? मेरी सुने, ये कहना बड़ा आसान होता है ना। मैंने तो जब ये शुरू में शोर मचा था, मैंने तजवीज़ दी थी पार्टी को कि भाई आप जो है वो अगर ये कहें तो रीफोन करा दीजिए, हमें यकीन है कि हम दोबारा जीत जाएंगे। लेकिन हमारा कैंडिडेट जो वहाँ से मुंतखब हुआ है हमें उससे भी मशवरा करना पड़ता है। हमारे अपने भी कुछ कानूनी हुकूक है ना कि नहीं है। हम सिर्फ लोगों के बेबुनियाद इल्जामात की वजह से ये कहना शुरू कर दें कि जो ये कह रहे हो ठीक है। मुझे तो मतलब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि हम जीते हैं, वो हारे हैं, और ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है। तो सईद साहब, पीपल्स पार्टी इस फैसले को नहीं करेगी तस्लीम? एक सेकंड जी 2018 के जो इलेक्शन हुए थे जिसमें बावड़ा को जितवाया गया, सारी दुनिया को पता है कि उनको किस तरह जितवाया गया। उनकी पार्टी का आदमी जो 5वें नंबर पर आया है वो ये कह रहा है कि धांधली हुई है। उन्हें अपने अमल पर गौर करना चाहिए कि 35,000 वोट थे, 9,000 पे कैसे आके पहुंच गए हैं, लोगों ने क्यों उनको मुस्तरद कर दिया है, वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो कुछ कर रहा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में कर रहा है।
वहां पर सिर्फ ये 4 जमातें नहीं, 29 उम्मीदवार थे सिलेक्शन के, बल्कि 30 गालिबन 30 उम्मीदवार थे, जिसमें एक पीपल्स पार्टी का था, 29 दूसरे थे। 4 जमातें या 5 लोग अगर निकल कर चले गए हैं तो बाकी लोग वहाँ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में रिकाउंटिंग हो रही है और इंशाल्लाह ताला देखेंगे ये नतीजा आएगा तो पीपल्स पार्टी जीतेगी। सही, यानी कि पीपल्स पार्टी तस्लीम नहीं करेगी। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल तस्लीम नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करने के। तो हम बात कर रहे थे NA 249 के हवाले से। अब ज़रा हम बात करते हैं खुशाब के इलेक्शंस के हवाले से, जहां पर पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब पर इंतखाब हुए, ज़िमनी इंतखाब हुए और नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद मुअज़्ज़म 73,081 वोट हासिल करके यहाँ से कामयाब हुए। और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा गैर हतमी नतीजे के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हुए इंतखाब में तहरीक इंसाफ के अली हुसैन खान दूसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने 62,903 वोट हासिल किए। बिल्कुल जी, और हल्के में वोट डालने की शरह 53% के करीब रही। ये नशिस्त नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद वारिस शाद के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बिल्कुल, और हमने देखा कि यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम लीग नून जीत गई तो कोई हमें एतराज़ात भी देखने में नहीं आए, लेकिन वहीं पर 249 के अंदर जो मामला हुआ वो बहुत ज़्यादा हमने देखा, यहाँ पे सेलिब्रेट भी किया गया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और हम ज़रा बात करें कराची एक मुख्तलिफ नौयत की डकैती हुई थी और इसके बारे में कहा जा रहा था कि ये साल की सबसे बड़ी डकैती है क्योंकि इसमें करोड़ों का जो सोना है वो चुराया गया। बेसिकली हम बात करें कराची के इलाके क्लिफ्टन में 3 तलवार के पास एक सोने की दुकान में मुबैना डकैती का ड्रॉप सीन हो गया। जो दुकान के मालिक खुद ही 12 करोड़ की बात है, जो दुकान के मालिक हैं खुद ही कहा जा रहा है उनके बारे में कि उन्होंने अपनी दुकान में चोरी की और उसके बाद खुद ही जाके पुलिस के पास गए और फिर मुकदमा भी दर्ज करवाया। कॉन्फिडेंस चेक करें। खुद ही चोरी की और वारदात का खुद ही मुकदमा दर्ज करवाया। बाद में फिर पुलिस ने कार्रवाई की और आसिफ और उसके साथी वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिमान से चोरी शुदा 3 किलो सोना भी बरामद कर लिया गया और मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान ये बताया कि वो सट्टे में 40 लाख की रकम हार गया था, जबकि पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक 80 लाख का कर्जा देने के लिए उसने ये चोरी का सारा ड्रामा रचा। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली सीन था क्या, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, ये बड़ी अपनी नौयत की बहुत बड़ी चोरी थी, 12 करोड़ रुपए का सोना चुराया गया था। कल परसों मुसलसल इसी वाले से बात की जा रही थी, ये क्या हुआ एकदम से? बिल्कुल देखें मदिया, ये रवां साल की चोरी की सबसे बड़ी वारदात थी, जिसमें जब एक ज्वेलर ने अपना मुकदमा रिपोर्ट करवाया जिसमें बताया कि 10 से 12 किलो सोना उसकी दुकान से चोरी हुआ है और 4 ताले काटने के बाद मुलजिमान ये सोना ले गए। तो उसके बाद साउथ जोन क्लिफ्टन डिवीज़न पुलिस की जानिब से भरपूर कार्रवाई की गई और पुलिस को क्रेडिटेड जाता है कि 2 रोज़ के अंदर उन्होंने ना सिर्फ इस केस को सॉल्व किया बल्कि 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 3 किलो यानी कि तकरीबन 3 करोड़ के करीब सोना भी बरामद किया। इस वक्त SP क्लिफ्टन डिवीज़न तौहीद मेमन अपनी टीम के साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि किस तरीके से आपने उसको गिरफ्तार किया और क्यों इसने वारदात की? अच्छा, इसमें सबसे पहले बात यह है कि 15 की कॉल हुई और 2 मिनट के अंदर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, मौका मुलाजा किया। जब हम वहाँ पे गए तो उनसे पूछा कि ये कैसे वारदात हुई है। जो मालिक था उसने बताया कि ये वारदात हुई है 11 साढ़े 11 बजे और उसने फिर हमें पुलिस को रिपोर्ट किया 2:30 बजे। पहले तो ये हमें शक हुआ कि 2:30 बजे इतना मतलब डिले के साथ क्यों इसने रिपोर्ट किया है। फिर दूसरी मरतबा जब हमने उसके टूटे हुए ताले देखे तो वो उल्टी साइड से ताले कटे हुए थे, क्योंकि पहले मतलब बाहर शीशे का गेट था और अंदर उसका फिर शटर था। तो शीशे के गेट के ताले उन्होंने चाबी से खोले और दूसरा जो शटर के ताले थे वो उसके बकौल के वो टूटे हुए हैं। वो बात समझ नहीं आई कि बाहर वाले ताले बंद थे और अंदर वाले टूटे हुए हैं। फिर आगे आपने इसको गिरफ्तार कैसे किया? उसके बाद इसने क्या एतराफ़ किया? उसने वो CCTV फुटेज के ज़रिए हमने इसको गिरफ़्तार किया है, क्योंकि पहले DVR हमने इससे पूछा कि ये जो कैमरे लगे हुए हैं इसकी DVR कहाँ है, इन्होंने छुपा ली थी। वो फिर DVR हमने उनसे रिकवर की, DVR की फॉरेंसिक करवाई तो उसमें ये साफ नज़र आ रहा था कि ये जो मालिक है आसिफ, ये खुद ही कैमरों के जो तारें हैं वो काट रहा है और काट के फिर उसने अपने कैमरा डिस्कनेक्ट की। उसके बाद इसने खुद ही ये सोना उठा के और फिर कहीं छुपा लिया था। और ये सट्टे का केस था, इसके अंदर किसी को उसके पैसे देने थे? जी, बाद में मोटिव का यही पता चला ड्यूरिंग इंटरोगेशन, जब उसने ये बताया कि ये जुआ और सट्टे का कारोबार में मुलविस था, जिसमें उसने कोई 70 से 80 लाख रुपये जुआ में हार चुका था। उस चीज़ को कवर करने के लिए इसने सारा प्लानिंग की और ये चोरी का ड्रामा रचाया। बिल्कुल देखें,
اور مجموعی طور پہ تقریباً 80 لاکھ روپے مارکیٹ میں قرضہ دینا تھا اس کو، جس کے بعد اس نے یہ ڈرامہ رچایا اور اس نے اور نذیر ہمیں آگاہ کرے تھے کارروائی ہو گئی ہے، پولیس نے گرفتار کر لیا، لیکن بہت ہی شاکنگ طریقے کا یہ واقعہ ہے کہ خود ہی اپنی دکان میں اس نے چوری کی اور بعد میں خیر پولیس کو سلیوٹ کیا، اس نے اسے سارا جوئے کی گیم تھی، سارے جوئے کی گیم تھی۔ چھوٹی سی بریک کی طرف اب جا رہے ہیں، آپ لوگ کہیں جائے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے کرونا اسکوت نوٹس کی گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی آئی اے کو غیر ضروری عملہ نکالنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی آئی اے کو بہترین کمرشل ادارہ بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ سندھ حکومت نے تعلیم، صحت، نکاسیاب کے لیے بھاری فنڈز مختص کرنے کا کہا، لیکن کاغذوں میں دکھائے گئے فنڈز متعلقہ شعبوں میں خرچ ہوتے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ $2600 ملین خرچ کر کے بھی سندھ میں معیار تعلیم بہتر نہیں ہوا۔ بھاری فنڈز لگانے کے باوجود سندھ میں شرح-خواندگی مایوس کن ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز دبئی سے ایک انٹرنیشنل فلائٹ میں جو مسافر آئے تھے ان میں سے 5 کا کرونا ٹیسٹ آ گیا مثبت، اور ان کو لے کے گیا بھٹائی آباد کے اسپتال میں، جہاں سے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ کوارنٹین کیے گئے ان 5 مسافروں میں سے ایک مسافر جو ہیں وہ وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ صلاح الدین سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ صلاح الدین بتائیے گا کس طرح فرار ہو گیا یہ یہاں پر مریض، اور انتظامیہ کہاں پر تھی؟ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے روکا نہیں؟ دیکھیں بالکل یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے، چونکہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے ضلعی انتظامیہ کی، ڈی سی ملیر کی، تو وہاں 2 پولیس والے تعینات کیے جاتے ہیں، لیکن پولیس والے بھی موجود نہیں تھے۔ ذرائع کے مطابق کوارنٹائن میں کیے گئے کرونا کا مریض بٹائی آباد جو گورنمنٹ وفاقی حکومت کا اسپتال تھا وہاں انہیں کوارنٹائن کیا گیا تھا، تو وہاں سے آج جو ہے ایک مسافر کے بھاگنے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہاں نہیں رکوں گا، میں دبئی سے آیا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کرنے کے لیے، تو وہ کہہ کے فرار ہو گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی جو پولیس والے وہاں پر موجود تھے، کیونکہ یہ کورونا کے مثبت آنے والے 5 مسافروں کو کل بٹائی آباد کے وفاقی اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے سرکاری سطح پر کوارنٹائن سینٹر قائم نہیں کیے گئے ہیں۔ پچھلے کرونا وائرس کی پہلی لہر جب آئی تھی تو سندھ حکومت نے لیبر اسکوائر میں کوارنٹائن سینٹر قائم کیے گئے تھے۔ یہ بھی ایک خاصا مسئلہ ہے کہ چونکہ سیلف سے ایک لیبر طبقہ وہ ہوٹل کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ویسے یہ بتائیے گا، آپ نے ہوٹل کے خرچے کی بات کی، جس شخص کا اگر کورونا ٹیسٹ یہاں پہ پازیٹیو آ جاتا ہے اور پھر اس کو اسپتال میں کوارنٹین کیا جاتا ہے جس کا خرچہ اس کو خود اٹھانا پڑے گا، تو ایک شخص پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے صلاح الدین؟ دیکھیں اگر ہم وہاں جو ایئرپورٹ کے ہوٹل کے قریب مقامی ہوٹل ہے وہ کم از کم 7 سے 10 ہزار روپے وصول کر رہے ہیں یومیہ، لیکن ایک جو لیبر طبقہ ہے وہ تو برداشت نہیں کر سکتا نا، وہ بیچارہ پہلے ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا عید کرنے کے لیے اور اس کو یہ ہوٹل کا خرچہ کر دیا۔ لیکن یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی عائد ہوتی ہے کہ سندھ حکومت کو چاہیے تھا کہ کوارنٹائن سینٹر قائم کیے جانے چاہیے تھے کہ جو بھی ایسے مسافر ہیں جو سیلف کوارنٹائن برداشت نہیں کر سکتے تھے انہیں حکومتی سطح پر وہاں منتقل کیا جانا چاہیے تھا، تو یہ واقعہ نہیں ہوا۔ تو ایک کیس ٹھیک ہے، پولیس والے وہاں پر موجود ہی نہیں تھے اور یہ کرونا مریض یہاں سے فرار ہو گیا، بڑی تشویشناک بات ہے۔ بہرحال لوگ کرونا کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس لیے عوام کو اب تاکید کی ہے کہ کرونا کیسز کی شرح کو نیچے لانے کے لیے صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں اور ماسک کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ آنے والے جو 2 ہفتے ہیں یعنی کہ عید بھی آ رہی ہے اس میں، تو یہ 2 ہفتے انتہائی اہم ہیں۔ بالکل جی۔ ہم تیسرے ایک بڑے خطرناک حکومت اپنی کیپیسٹی دگنی نہ کرتی، یعنی ہسپتالوں میں کیپیسٹی بڑھاتی، آکسیجن کی کیپیسٹی دگنی نہ کرتی، ہمارے بھی وہی حالات ہونے تھے جو آج ہندوستان میں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ اگلے 2 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ دوسری جانب صوبہ سندھ میں کرونا وائرس کی صورتحال کی نگرانی کرنے والی ٹاسک فورس کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبے میں کل بروز جمعے سے اتوار تک مغرب کے بعد ٹیک اوے پر پابندی ہوگی، سودا سیلف کی دکانیں شام 6 بجے تک کھلی ہوں گی، البتہ میڈیکل سٹورز کو اوقات کار کی بندش سے استثناء حاصل ہوگا، جبکہ ویکسینیشن سینٹر 24 گھنٹے تک
کھلے رہیں گے. بالکل, اور عید کی تعطیلات کے دوران ساحلی مقامات بھی بند ہیں اور اتوار سے مزید سختیاں کی جائیں گے, یعنی کہ آپ سی ویو بھی نہیں جا سکتے اور ہاکس بے بھی نہیں جا سکتے, تو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنا بند کریں. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی اور حیدرآباد میں پابندیاں مزید سخت کرنے کے احکامات جاری کر دیے, اور یہ سب کچھ آپ کی سیفٹی کے لیے ہی ہو رہا ہے. بالکل جی, آگے بڑھتے ہیں اور ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں. کارا سنبل شاہد کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئی ہیں. سنبل شاہد گزشتہ 2 ہفتوں سے وینٹیلیٹر پہ بھی تھیں, اور ان کی بہنیں بشرا انصاری صاحبہ اور ساتھ میں اسما انصاری صاحبہ بھی بار بار اس حوالے سے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر اس حوالے سے دعا کی تاکید بھی کری تھی. کرونا کی وجہ سے ایک دم سے ان کی طبیعت بگڑی اور وہ 2 ہفتے وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد آج انتقال کر گئی ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے ارزا وہ ہمارے شو پر بھی آئی تھیں, اور وہ اپنے بیٹے, کیونکہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ ایک ٹورسٹ ایجنسی چلاتے ہیں, تو اپنے بیٹے کا خواب پورا کرنے کے لیے وہ ہمارے شو پر آئی تھیں. بالکل, اور بہت ہی انہوں نے ورسٹائل رولز بھی کیے ہیں. جب وہ ہمارے شو پر آئی تھیں اس کا ایک کلپ ہم آپ کو دکھائیں. فلائنگ صرف شوق نہیں تھا بلکہ شراز کا میں سمجھتی ہوں کہ مدیہ جنون سے بھی کہیں آگے کوئی اگر ورڈ نکلتا ہے تو, کیونکہ جب میرا چھوٹا بیٹا احمد جو اب کمپنی رن کر رہا ہے, احمد ناصر, وہ اس کو کہتا تھا کہ برو یہ زیادہ ہے جو آپ کرتے ہو فلائی, ایک تو آپ بہت زیادہ ہائٹ پہ فلائی کرتے ہو, تو آپ تو خود کہہ رہے ہو کہ آؤ مجھے لے جاؤ نا, آپ تو بلا ہی رہے ہیں, تو تھوڑا سا سیفٹی والی سائڈ پہ بھی آتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے آپ, تو آگے سے ہنس کے شراز کہتا تھا کہ اب جب جس دن جانا ہے اس دن تو پھر جانا ہے. تو یہ سارے اللہ کی پلاننگ تھی کہ انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب چھوٹے بھائی کو بلاؤ کیونکہ تم میرے پاس آ رہے ہو. وہ میرے آگے ایسے تھا جیسے اوکے ماما میں نہیں کروں گا, اور وہ اس نے کرنا تھا. اس نے یہ واحد جھوٹ بولنا تھا کہ میں نے اب چھوڑ دیا یا میں نہیں کروں گا, صرف مجھے ٹالنے کے لیے. اور سنبل آپا اپنے بیٹے شراز جو کہ پیراگلائڈنگ کے حادثے کے دوران جاں بحق ہو گئے تھے, ان کا خواب ایک طرح سے پوری کر رہی تھیں, اور اللہ پاک جوار رحمت میں ان کو جگہ دے اور ان کی بہنوں کو, ان کی فیملی کو صبر عطا کرے. بالکل, اور کتنی گریسفل, کتنی ایلیگنٹ وہ خاتون ہیں, اور زندہ دلی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی. بالکل. ابھی ایک اچھی خبر شامل. وہ اچھی خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا بھر کے لیے ان ویکسینز کے پیٹنٹ حقوق کے خاتمے کی حمایت کرتے ہیں جس سے غریب ممالک کو امید ملی ہے. یعنی کہ امریکی نمائندوں کے مطابق انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس تو بہت اہم ہوتے ہیں, لیکن واشنگٹن کووڈ-19 کی ویکسینز کے پیٹنٹ کے خاتمے کی حمایت اس لیے کر رہا ہے تاکہ وبا کو ختم کیا جا سکے اور دوسرے بھی اس فارمولے سے فائدہ اٹھا سکیں. بالکل جی, صدر بائیڈن کو اس حوالے سے شدید دباؤ کا سامنا تھا, اور اس ساتھ میں تنقید بھی کی جا رہی تھی کہ امیر ممالک ان ویکسینز کو ذخیرہ کر رہے ہیں. WHO کے سربراہ نے اس امریکی فیصلے کو تاریخی اور کووڈ-19 کی وبا کے خلاف بہت فیصلہ کن لمحہ قرار دیا, اور کئی ماہ سے WHO ویکسینز کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس عارضی طور پر ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا, لیکن بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز اور ان کی میزبان ممالک ان مطالبات کی سمہاؤ شدید مخالفت کر رہے تھے. نیوزی لینڈ, آسٹریلیا سمیت کئی ممالک نے اس امریکی فیصلے کا خیر مقدم بھی کیا ہے. تاہم فرانس نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غریب ممالک کو ویکسین کی کمی پورا کرنے کے لیے احتیاط کے طریقہ کار کو ترجیح دی جائے گی. بالکل, کچھ ممالک جو ہیں اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں جبکہ کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن ہوپ فلی اس کے اچھے اثرات سامنے آئیں گے. اور بھی بہت کچھ ہے شام رمضان میں ڈسکس کرنے کے لیے, آپ نے کہیں نہیں جانا. ہم ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ٹو شام رمضان. اور ابھی آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ NCOC نے عید کی تعطیلات میں NHA اور FW کو خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں. NCOC نے کہا ہے کہ FW اور NHA ناردرن ایریاز کے ٹول پلازوں پر آگاہی کے لیے بینرز آویزاں کریں. صوبوں نے عید تعطیلات پر نقل و حرکت کو محدود اور سیاحتی مقامات, ہوٹلز کی بندش کے احکامات دیے ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے سیاحتی مقامات کے انٹری پوائنٹس پر رش نہ ہونے دیں. جناب, ایک اور بھی اہم خبر ہے حافظ آباد سے, جہاں پر پاسکو ٹیمز نے ذخیرہ اندوزوں کے گوداموں پر چھاپہ مارا ہے اور 50 کروڑ کی ذخیرہ کی گئی 1,70,000 بوری گندم کی برآمد کر لی گئی ہے. پاسکو حکام کے مطابق برآمد کی گئی گندم پاسکو کے حوالے کی جائے گی. خریداری سینٹر پر گندم کو منتقل کیا جائے گا. اور اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں حافظ اسید زاہد سے, جنہوں نے معروف نعت خوان
قاری وحید ظفر قاسمی کی طرز پر اللہ پڑھ کر سب کو حیران کر دیا. یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور ویڈیو ایسی وائرل ہوئی کہ پھر ہر جگہ اسید کا ہی تذکرہ چل رہا ہے. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتائیں کہ ان کا کوئی پلان نہیں تھا, کوئی ایسی محفل نہیں لگی تھی, بس ویسے ہی کہتے ہیں نا کہ جی کچھ تعریف, کوئی کیفیت ایسی تعریف ہوئی کہ انہوں نے یہ نعت وہاں پہ کلام وہاں پہ پڑھ دیا, ورنہ تو ان کا ایک بینڈ بھی ہے. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہے ایسا وہ. بالکل, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ذرا یہ ویڈیو سنواتے ہیں. کہنے اسید ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسید, ابھی ہم ویڈیو بھی دیکھ رہے تھے, آپ اتنا خوبصورت پڑھ رہے تھے, جو محفل بھی یہاں پہ جمی ہوئی تھی ایسا لگ نہیں رہا تھا وہ کلام کی نسبت سے سجی ہو, وہ ویسی کوئی محفل سجی تھی. کچھ بتائیں کیا موڈ بنا, کیا ہوئی تھی؟ السلام علیکم. پہلے تو ARY کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مدعو کیا. اصل میں اس محفل کا کچھ ایسا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ ایک فرینڈس کا سرکل ہے, تو ہم لوگ کورز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہماری جو سرکل ہے والے فرینڈس کا, اس میں سارے جو دوست ہیں ان کی آواز ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت اچھی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ رمضان سے پہلے کی یہ ویڈیو ہے, اور رمضان میں کیونکہ ہم لوگ کچھ سیشنز کر نہیں سکتے تھے تو وہ پلان عید کے بعد کے لیے ہو رہے تھے. کی تھی یہ ویڈیو؟ یہ ویڈیو میں نے کری ہے رمضان میں اپلوڈ. اچھا. تو یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے رمضان سے پہلے, اور میں نے یہ ویڈیو اس لیے میں نے بنوائی کہ ان لوگوں کو میں نے بولا کہ بھائی آپ لوگ ریویوز دیں, مجھے ایک پراپر ویڈیو بنانی ہے اس کی رمضان میں انشاءاللہ, تو اس کو پراپر شوٹ کر کے پھر میں ڈالوں گا. تو ان کے ریویوز کے لیے وہ میں یہ سنا رہا تھا, تو ایک بندے نے رینڈملی میرے ایک دوست نے ریکارڈ کر لی. تو وہ جو پراپر آپ نے شوٹ کرنا تھا جس کے لیے آپ نے ایک چھوٹا سا CR بنایا تھا, وہ آپ نے ویڈیو شوٹ کی کہ نہیں کی؟ نہیں, وہ ویڈیو شوٹ نہیں کی. اچھا, وہ ویڈیو میں نے اس لیے شوٹ نہیں کی کہ رمضان میں پھر مجھے تراویح پڑھانی ہوتی ہے, تو کوئی ترتیب بن نہیں پائی, کوئی وقت مل نہیں پایا مجھے, تو میں نے جو ہے وہ آخر میں جو ہے سیکنڈ لاسٹ اسٹے کے اینڈ میں جو ہے یہ میں نے یہی والی ویڈیو خود تھوڑی سی ایڈٹ کر کے یہ اپلوڈ کر دی. تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اتنی وائرل ہو جائے گی اور اتنے اس کے اوپر ویوز آئیں گے؟ نہیں, بالکل جو ہے وہ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا, اور یہ بالکل ایسی بوم کر گئی ویڈیو. پھر فہد مصطفیٰ نے جو ہے وہ شیئر کری, اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ. تو کیا تاثرات کیا آئے تھے پھر فرینڈس کے, گھر والوں کے, خود نے کیا سوچا جب اچانک سے دیکھا کہ اچھا اتنی وائرل ہو گئی؟ صحیح. اچھا, مجھے تو خیر اس کا اندازہ نہیں تھا, فرینڈس کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا. گھر میں کیونکہ مذہبی ماحول ہے الحمدللہ, تو ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. بڑی خوش ہوں گی کہ بیٹا ویسے تو انڈر گراؤنڈ بینڈ ہے تم لوگوں کا, لیکن اچھا ہے نا تم لوگوں کی نعت. اب تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا تم نے نعت ہی پڑھنی ہے, ہم بھی چاہیں گے ویسے آپ ہمیں سنا دیتا, خوبصورت کلام ہے. ضرور. جو آگے البم آنی ہے, جو آپ کی جو ویڈیوز آنی ہے, وہ مجھے لگتا ہے نعت کی آئے گی. جی انشاءاللہ نعت کی بھی آئیں گی, نعت کی بھی آئیں گی, باقی کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. کیا فیوچر پلانز کیا ہیں ویسے آگے کے؟ فیوچر پلانز ابھی تو جو ہے وہ کوئی سمت متعین نہیں ہو پا رہی ہے اگر میں صحیح سے بولوں تو, لیکن جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بہتری ہوگی. وہ ہمیں سنائی جو کہ بڑی وائرل ہو گئی ہے, سب نے سنی ہے, کچھ اور بھی ہمیں سنائیں. اچھا, میرا ایک بہت زیادہ پسندیدہ کلام ہے,
ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ کا سلام ہے، اس کے چند اشعار ہیں. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہ رسول اللہ. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہ رسول سلام اس ذات پر جو کہ رحمت للعالمین ہے. بہت شکریہ جی. اس سے زائد ہمارے ساتھ موجود تھے. بیسٹ آف لک فار دا البم اینڈ بیسٹ آف لک فار دا ویڈیوز، جس کے آنے سے پہلے ماشاءاللہ سے آپ کی ویڈیوز اتنی وائرل ہوئی کہ آپ کافی فیمس ہو گئی ہیں. بیسٹ آف لک جی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. مبارک کا مہینہ اور ایک ٹائم ہوتا تھا جب افطار سے تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے ہی جو آپ کے نیبرز ہوتے تھے ان کے گھر سے آپ کو ایک ٹرے آتی تھی جس میں آپ کے لیے افطار آتی تھی، اور اس کے بعد وہ ٹرے کبھی خالی واپس نہیں جاتی تھی. ہاں، اس میں کچھ بھر کے ہی واپس بھیجا جاتا تھا. بھر کے ہی جاتی تھی. بالکل. اور یہ روایت بڑی اچھی ہے اور رمضان المبارک میں اب بھی یہ روایت برقرار ہے. پشاور میں لوگ آج بھی اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور افطاری بھیجتے ایک دوسرے کے گھروں پر. پشاور سے عثمان علی ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. جی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے جو افطاری کا ٹائم ہے وہ خاص ہوتا ہے اور ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے افطاری کے دسترخوان پر مختلف نعمتیں جو ہے وہ موجود ہوں. تو پشاور کے شہری جو ہے وہ اپنے لیے بھی اس طرح جو دسترخوان ہے وہ خود سجاتے ہیں اور دوسرے جو ان کے پڑوسی ہیں ان کو بھی یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو افطاری کا جو ڈش ہے وہ ان کو لے کر جاتے ہیں اور پڑوسی کا بھی ان میں حصہ کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ان کے ہاتھ میں بھی پلیٹ ہے اور وہ لے کر جا رہے ہیں. بھائی بتائیے گا، آپ کے ہاتھ میں پلیٹ ہے، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ الحمدللہ جی، یہ پلیٹ ہم نے تیار کیے ہوئے ہمارے پڑوسیوں کی افطاری کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا مقدم مہینے پڑوسیوں کے افطاری بیچتے ہیں اور جو آس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے افطاری بیچتے ہیں، کیونکہ یہ ثواب کا بہت بڑا سبب بنتا ہے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ جو پڑوسی ہے ان کا بھی یہ خیال رکھتے ہیں اور ان کو بھی جو اچھی سے اچھی چیز یہ بنا دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی بیچ دیتے ہیں. رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے جو ہے لوگ اجر اور ثواب جو ہے اس کمانے کے لیے مختلف اہتمام کرتے ہیں. تو پشاور کے شہری جو ہے یہ بھی جو روایت ہے ان کا، اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہے. جی، اور یہی روایت ہے جو بتاتی ہیں کہ آج بھی ہمارے درمیان وہ محبت جو ہے، جو بھائی چارہ ہے، وہ قائم ہے. ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں آج کے ہمارے کچن میں، جہاں پر ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں چکن گارلک اسٹیک. آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن گارلک اسٹیک پلیٹر. آئل 5 سے 6 ٹیبل اسپون، گارلک چاپ 1 ٹیبل اسپون. اب اس کو ہلکا براؤن ہونے تک پکائیں. چکن 3 فلے، کٹی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون، کالی مرچ 1 ٹیبل اسپون، پیاز کا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، جاوتری پاؤڈر ½ ٹیبل اسپون، نمک حسب ذائقہ. اب چکن کو اچھے سے پکا لیں. اب اس کا سوس بنائیں گے. دودھ 1 کپ، میدا 2 ٹیبل اسپون، کالی مرچ 1 ٹیبل اسپون، نمک حسب ذائقہ،
जावित्री पाउडर हाफ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। अब इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएं। बॉइल्ड मैश आलू 1 कप, केचप डालेंगे, गार्निश के लिए सलाद पत्ता, टमाटर, कुटी लाल मिर्च। लीजिए, हो गई आपकी चिकन गार्लिक स्टेक प्लेटर तैयार। तो ये था जनाब चिकन गार्लिक स्टेक। घर पे तैयार करें, खुद भी खाएं, हमें भी भिजवाएं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर से आप सबको शाम रमज़ान में खुश आमदीद। और 5 बज चुके हैं और जैसे ही 5 बजते हैं आपको पता है शाम रमज़ान के राउंड 2 का आगाज़ हो जाता है। और राउंड 2 बड़ा हल्का फुल्का होता है क्योंकि इसमें हम बड़ी लाइट सी खबरें भी लेके आते हैं। लेकिन इस राउंड 2 में अभी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात होने वाली है और वो बात है आपके फ़ायदे की। जी हाँ, अपना घर स्कीम के तहत पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में संगे बुनियाद रख दिया है स्कीम का और 10 मकामात पर अभी पहले मरहले में स्कीम को शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल जी, हम इस मरहले की जो स्कीम है इस हवाले से बात करेंगे कि एग्जैक्टली जो सस्ता घर की जो स्कीम है पूरे पंजाब में आज उसका इफ्तिताह भी किया गया है और कहाँ कहाँ ये स्कीम शुरू होंगी। तरजीही बुनियादों पे तो 32 मकामात हैं जिनको अभी देखा गया ऐसी कौन सी होगी। लेकिन इसके अलावा हम दोबारा से बात करेंगे बढ़ते हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करें। आज आखिरी दिन है शॉपिंग डे का और हम देख सकते हैं कि इस वक्त भी आप अपना सिर्फ और सिर्फ गूगल मैप खोल लें और आपने अपनी चाहे पास की 10 मिनट की भी कोई लोकेशन खोलनी है ना, आप उसमें वो डालिए, पूरी की पूरी लोकेशन जितनी सारी जो आपको गली है ना वो आपको लाल मिलेंगी क्योंकि आज आखिरी दिन है और लोग ऐसे समझ के शॉपिंग कर रहे हैं जैसे अल्लाह माफ़ करे शायद आखिरी दिन हो है ज़िंदगी का शॉपिंग करने के लिए। तो प्लीज़ हथौला रखें, कोविड ना फैले क्योंकि अब डॉक्टर्स कह रहे हैं जैसे पहले इस एक शख्स अगर 2 लोगों में ट्रांसमिट करता था ये वायरस, तो अब जो नया वायरस आ गया है ये एक शख्स 5 लोगों में ट्रांसमिट कर सकता है। बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस हवाले से भी बात होगी लेकिन उससे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। पाकिस्तानियों से सिफारतकारों की लाताल्लुकी का रवैया नाकाबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दुनिया में तैनात सफ़ीरों से खिताब में कहना है कि समुंदर पार पाकिस्तानी हमारा सरमाया है। सऊदी अरब से आने वाली शिकायत परेशान कुन थी। दारुल अमान में भी अमान ना मिली। दारुल अमान सक्खर में पनाह लेने वाली खातून के साथ मुबैना ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस के सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई, मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बसारत से महरूम अफराद भी मुआशरे के मुफीद शहरी हैं। इसको साबित किया है मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंग्रेजी अदब के प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब ने, जो तदरीस के साथ साथ नाबीना अफराद को समाज का कारामा शहरी बनाने के मिशन पर भी अमल कर रहे हैं। और ईद आने पर ईद की शॉपिंग भी ज़रूरी। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में मुकम्मल SOPs के साथ पहलवानों की रिवायती अंदाज में ईद की भरपूर खरीदारी। जी, तो अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अपना सस्ता घर स्कीम के तहत पंजाब में बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। 10 मकामात पर हाउसिंग मंसूबे को शुरू किया जा रहा है। पहले मरहले में 54 मकामात को इंतखाब किया जाएगा, फिर 32 मकामात पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू किया जाएगा। बिल्कुल जी। और लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखा और वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यह कहा कि ये मंसूबा इनकलाब लेकर आएगा। मुल्क पर एलीट क्लास ने कब्जा कर रखा है और PDM की यूनियन सिर्फ NRO के लिए है। हमारा निज़ाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। रिहाइश के इलाके भी अमीर और गरीब की बुनियाद पर तकसीम किए गए। एक एलीट ने मुल्क को कब्जे में लिया हुआ है। हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। जेलों में जाते हैं वो सिर्फ गरीब लोग जाते हैं। अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए और जो सुपर रिच थे वो बाहर अपना इलाज करवाते। कब्जे ग्रुपों ने क्यों आया? क्योंकि ज़मीनों के केस ही नहीं हल होते। सारी यूनियन बनी हुई है PDM के नाम से, जी हमें NRO दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो बेशक डाल दो। हमारी ये आज जंग है। ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है और कमज़ोर के लिए ये रियासत ने जिम्मेदारी लेनी है ऊपर उठाने के लिए। प्लान बना रहे हैं कि कच्ची आबादियों को कन्वर्ट करें,
उन्हीं लोगों को मालिकाना हुकूक दें। पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड टूट गए हैं, सीमेंट जितना बिक रहा है अब, सिर्फ किसान को हमने उसकी पेमेंट दिलवाई। हमारी जो गंदम की यील्ड है वो रिकॉर्ड है, हमारी चावल की यील्ड रिकॉर्ड पे है, हमारा मकई की यील्ड रिकॉर्ड के ऊपर है, IT एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई हैं पाकिस्तान की तारीख। मामले के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तानियों से सिफारतकारों की लाताल्लुकी का रवैया नाकाबिले कबूल है। आपको याद होगा गुज़िश्ता कुछ दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी सिफारतकार को वतन वापस आने का कहा था, क्योंकि उनका ये कहना था कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, मजदूरों की और लेबर की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। समहाउ पाकिस्तानी सिफारत खाने से उनसे सही तरीके से रब्ता भी नहीं किया जा रहा था और जहाँ पर उनको मुश्किलात पेश थी उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा था। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इस सिलसिले में कहते हैं कि सिफारत खाने इस रवैये के साथ नहीं चल सकते। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मुताल्लिक आने वाली शिकायत परेशान कुन थी, तो चाहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मसाइल ना हो। दुनिया भर में तैनात सफीरों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे सिटीजन पोर्टल के ऊपर क्या फीड, अननेसेसरी डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इन अवेलिंग रूटीन सर्विसेज। दूर से वहां पहुंचते हैं और वहां पता चलता है कि जो टाइम दिया गया उसके उधर कोई है नहीं एम्बेसी। प्लीज स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उसके काम आसान करें, प्लीज सर्विस देम प्रॉपर्ली। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने शाम रमज़ान में वक्त दिया। आपने सुना वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या कहना था, और इससे पहले भी जो इत्तलात आई थी सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारतकार के हवाले से वो भी आपके सामने हैं। क्या क्या काम होता है पहले ये बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में पाकिस्तानी अफराद ना सिर्फ मौजूद है, बड़ी तादाद में मौजूद है, बड़ी लेबर है हमारी वहाँ पर, कैसे फैसिलिटेट किया जाता है उनको? या बाकी तो काम का डिप्लोमेटिक तो होते ही हैं इन एम्बेसीज में, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई में एक बहुत कसीर तादाद है। जब मैं सफीर था यूएई में तो उस वक्त तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानी यूएई जैसे छोटे से मुल्क में वहाँ मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के जॉब्स कर रहे थे। सऊदी अरब में उस वक्त भी तकरीबन 22 लाख और अब 27 लाख के करीब पहुंचने हैं। तो पहले तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वहाँ एक कसीर तादाद है, और वो कसीर तादाद होने की वजह से जो काम आते हैं काउंसिल सेक्शन में या जो एम्बेसी में काम आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो वर्कलोड होता था वो पासपोर्ट के हवाले से मेरे जमाने में, और नादरा का। आपको मैं छोटा सा इधर से आधे मिनट का किस्सा बता दूं। जब मैंने चार्ज किया 2010 में सऊदी यूएई के सफीर का, और मैं रात को वापस आ रहा था यूएई से, तो मैंने देखा कि सफारतखाने के बाहर कोई तकरीबन 150 आदमियों की कतार लगी हुई है। ड्राइवर से पूछा गया, उनका ये रोजाना आते हैं, सुबह 80 आदमियों को टोकन मिलता है, बाकी वापस चले जाते हैं। मैं वजीर आजम की तकरीर सुन रहा था, ये बात दुरुस्त है। गो के यही बात अगर वजीर आजम ने जो सरजनिश की है सफीरों की, अगर वो इन कैमरा होती तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि इससे हमारा इंप्रेशन बाकी दुनिया में, बात तो वैसे सच है लेकिन इंप्रेशन हमारी पूरी दुनिया में कोई इतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे तमाम डिप्लोमेटिक मिशंस पे की सरजनिश की गई है और बताया गया है कि वो काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि सही जो उसकी कलीदी बात है और जो हमारे लोगों का हक है, क्योंकि मैं सफीर तो नहीं हूँ, एक शहरी हूँ, तो लिहाजा ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस अपने तजर्बे के मुताबिक आप आगाही दूं आपकी देखने वालों को। तो जमील साहब, लेकिन जरा ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि इस तरह की जो शिकायतें हैं वो सऊदी अरब और यूएई के सिफारत खानों से ज्यादा आ रही हैं, इसकी क्या वजह है? इसलिए कि इसमें मैंने जैसा कि बताया कि एक पहली बात ये कि लेबर क्लास है वहाँ। अच्छा। इसका मुकाबला अमेरिका से नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका में पढ़े लिखे लोग वहाँ के हैं सारे, और ज्यादातर व्हाइट कॉलर का है, वो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। और जो सऊदी अरब और यूएई में लेबर क्लास में है, ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक कम्युनिकेशन गैप, जिसका कि जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी किया। दूसरी बात यह है कि हमारा एक नफ्सियात हमारी है पूरे पाकिस्तान में भी, जो आदमी बेचारा बगैर चप्पलों के या शलवार कमीज में आ जाता है या मैले कपड़े पहन के आता है, उसकी वो इज्जत नहीं होती है। पाकिस्तान में किसी ऑफिस में चले जाएं, और बाहर भी यही देखने में आया है, और इस चीज को मानने में वेरी अनफॉर्चुनेट डॉक्टर साहब। और हमने देखा भी है कि इस पूरे टाइम में
इस पूरे पेंडेमिक के टाइम में हमने देखा है कि कितनी बड़ी तादाद में सऊदी अरब में और यूएई में जो पाकिस्तानी लेबर वहाँ पे काम कर रही थी, वो कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे बेरोजगार भी हुई है, मांगने तक की इनकी नौबत आ गई है। ये बताएगा कि अगर देखा जाए तो ये बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तानी मुकीम हैं, ये हमारा बहुत कीमती असासा है, हमारे रेमिटेंस के बहुत बड़े ज़राए इनसे यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसी कुछ शिकायत भी यहाँ पर हुई है जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्ती से नोटिस लिया है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नोटिस तो वजीर आज़म है, उनका इस्तेहकाक है और नोटिस उन्होंने ठीक लिया है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से उन्होंने किया है वो तरीक़ाकार शायद पे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। लीडर इस तरीके से सरजनिश करता है कि पूरे ग्रुप की दिल आज़ारी ना हो, पूरे फॉरेन ऑफिस में अफसरान की दिल आज़ारी समझ रहे हैं वो, और इस पर बहुत ज़्यादा आज भी मीटिंग आपस में कर रहे हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा तज़हीक हुई है। खैर, लेकिन आ जाते हैं असल मसले पर। असल मसले से तो हम नज़र नहीं चुरा सकते, ये हकीकत है कि मसाइल हैं और प्राइम मिनिस्टर ने सही इसका नोटिस बिल्कुल। और ये भी बताएगा कि अगर ये रवैया बेहतर ना हुआ तो क्या क्या नुकसानात होंगे, और जिस कम्युनिकेशन गैप का आप जिक्र कर रहे थे वो क्यों है, वो कम्युनिकेशन गैप, क्या रुकावटें क्या है उसमें? उसकी रुकावटें ये हैं कि हम सिस्टम बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने सफारतकारी के रुतबे पर अक़वाम मुत्तहिदा में 10 साल मैंने वहाँ भी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी हैं इसी डिप्लोमेटिक स्टेटस से, और मुझे मालूम है, मैं तज्जिया भी आपको दे सकता हूँ लेकिन वक्त कम है, मैं इतना बताता चलूँ कि कम्युनिकेशन गैप का सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हम अपने बिल्कुल एम्बेसीज को सील करके रखते हैं उस सेक्शन से जिस सेक्शन में पब्लिक एक्सेस हो, जहां पब्लिक के काम होते हैं। अफसरान वहां बहुत कम जाते हैं, और मुझे ये बात शेयर करना मैं अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा हूँ कि जब मैंने चार्ज लिया यूएई में तो मुझे मेरे ही अपने अफसर जो हैं उन्होंने कहा कि सर, मैंने कहा मैं जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ क्या दिक्कत है, तो उनका कि सर वहाँ ना जाएं, ये बड़े बदतमीज हैं, ये रवैया निहायत अफसोसनाक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क में सिफारतकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए कायम होते हैं ताकि वहाँ पर जो उस मुल्क के जो शहरी मुकीम हैं उनका ख्याल रखा जा सके, उनकी दाद रसी की जा सके और उनको फैसिलिटेट किया जा सके बेहतर तरीके में, और अगर ना किया जाए तो फिर इन सिफारत खानों का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर जमील अहमद खान साथ में मौजूद थे। और अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, अब हम कोशिश करते हैं अपने शो में आपको ना बड़ी अच्छी, बड़ी मुनफरिद किस्म की सी एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रखें ताकि आपको पता चल सके कि भाई ज़िंदगी में छोटी मोटी मुश्किलात कुछ नहीं है, लोग बड़ी बड़ी मुश्किलात के साथ भी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल, और नाबीना अफराद भी हमारे मुआशरे का एक हिस्सा हैं और फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, और ऐसी एक मिसाल है प्रोफेसर मोहम्मद इलियास, जो कि पैदाइशी तौर पर देख नहीं सकते, बसारत से महरूम है, लेकिन मुआशरे का एक कारामद हिस्सा है। वो अजीम मिशन पर अमल पैरा हैं। 51 साल के प्रोफेसर साहब आकाब यानी कि आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के रूह रवां भी हैं, और हाल ही में उनको नाबीना अफराद की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले बेमिसाल काम के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। और हम आज बहुत खुश हैं कि उन्होंने वक्त दिया है शाम रमज़ान में, और हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। प्रोफेसर इलियास साहब, बहुत शुक्रिया शाम रमज़ान में वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि इस जिद्दोजहद का आगाज़ कैसे किया आपने और क्या क्या आपको मुश्किलात पेश आईं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी मारूज़ात अपने देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में पेश कर सकूँ। जिस तरह आपने ख़ुद बताया कि मैं पैदाशी तौर पर महरूम हूँ बसारत से, और वह इंग्लिश में कहते हैं कि ओनली द वेयरर नोज़ वेयर द शू पिंचेस। क्या कहने? तो मैंने जब तालीम का आगाज़ किया था, मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर मीरपुर से है, तो उस वक़्त बसारत से महरूम लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, और आम तौर पर यह समझा जाता था कि बसारत से महरूम लोग जो हैं ये माशरे का उज़्व मुअत्तल हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से था कि पढ़े लिखे ख़ानदान से था। मेरे वालिद साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और इसी तरह मेरे ख़ानदान के दीगर अफराद भी वेल क्वालिफाइड हैं। तो उन्होंने ये ठान ली थी कि मुझे बसारत से महरूम होने के बावजूद जो है उन्होंने इल्म जैसी अजीम नेमत से माला माल करना है। चुनाचे मैं लाहौर चला गया बसारत से महरूम बच्चों के स्कूल में, और फिर मैंने ब्रेल की तालीम वहाँ से हासिल की, और फिर मैं वापस मीरपुर में आया। ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान की अजीम दरसगाह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने मास्टर्स किया था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। अच्छा। तो जब मैं
इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मास्टर्स कर रहा था, तो उस वक़्त मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि मेरे वालिदैन तो अफोर्ड कर सकते थे और मैं तालीम के हसूल की खातिर मुझे लाहौर आना पड़ा, लेकिन क्यों ना हम यही फैसिलिटी मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो खित्ते के बेबसर बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करें। क्योंकि प्रोफेसर साहब आपके साथ तो आपकी फैमिली की सपोर्ट हासिल थी, आपकी फैमिली पढ़ी लिखी थी, इसी वजह से उन्होंने आपको कभी इस महरूमी का एहसास भी होने नहीं दिया। और ये महरूमी नहीं है, अल्लाह पाक अगर आपसे एक चीज़ लेता है तो आपको बाकी बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एबल बना देता है, बहुत चीज़ें नवाज देता है। तो ये बताइएगा फिर आगे अब आपने अब कैसी चीज़ें आपने शेप अप की हैं उन तमाम तो लोगों के लिए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और स्पेशली आकाब के हवाले से बताइएगा। जी, अकाब जो है ये स्टैंड्स फॉर आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, और इसके बुनियादी तौर पर 3 मकासद थे, तालीम, शनाख्त और रोज़गार। तो इन अहदाफ के हसूल के लिए हमने अपनी कैंपेन लॉन्च की और अकाब के प्लेटफॉर्म से हमने 2000 में आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा तालीमी इदारा बसारत से महरूम बच्चों के लिए अकाब स्कूल के नाम पर जो है वो कायम किया। और आज 21 बरस गुजरने के बाद मैं प्राउडली ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक बेहतरीन दरसगाह है जिसमें से सैकड़ों बच्चे इस वक्त जो हैं। प्रोफेसर साहब कुछ अचीवमेंट्स के हवाले से बताएं, आप कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पहुँचे, क्या उनकी अचीवमेंट्स है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी, हमारे पास इस वक्त 150 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो रहे हैं, और हम स्कूल तक तो बच्चों को मैट्रिक तक की तालीम देते हैं, लेकिन हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको हमेशा रहती हैं कि अगर एक बच्चा एमफिल करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है। अकाब स्कूल के फारिग तहसील 2 बच्चे इस वक्त एमफिल लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनके तमाम जो उनकी तालीमी ज़रूरियात हैं वो अकाब स्कूल ही जो है वो पूरी करता है। इसके अलावा अकाब स्कूल के एक बच्चे जुनेद अहमद ने 2017 में एजे के बोर्ड में मैट्रिक में सिल्वर मेडल हासिल किया, और फिर उसी बच्चे ने अच्छा इलियास साहब जरा शॉर्टली इलियास साहब जरा ये बताइएगा कि वो बच्चे जो नाबीना हैं उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या रहनुमाई देंगे कि वो भी अपने बच्चों को इस मुआशरे का एक हिस्सा बना सकें ताकि वो भी अपना कुछ किरदार अदा कर सकें? देखिए, मैं उनको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी अपने दूसरे बच्चों की तरह जो है वो फैसिलिटीज़ दें। बल्कि किसी ने कहा था कि खाक कहती है कि ये भी है मेरे लख्त जिगर, फूल चुनता हूँ तो कांटों से हया आती है, ये भी उनके लख्त जिगर हैं जिस तरह उनके दूसरे बच्चे हैं। तो इन्हें भी जो है वो उसी तरह सहूलियात देनी चाहिए जिस तरह के हम नॉर्मल बच्चों को देते हैं। उनके साथ भी वैसे ही रवैया होना चाहिए जिस तरह के हमारे दूसरे बच्चों के साथ हमारा रवैया होता है। और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वालिदैन जो है अपने रवैये ठीक कर लें, माजूर बच्चों के हवाले से अपना ट्रस्ट लेवल बढ़ा दें, तो यकीनन ये हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं ये माशरे का कारामद शहरी बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। और साथ में ना सिर्फ ये सिर्फ पेरेंट्स नहीं, हमें सोसाइटी को भी अपना जो रवैया है, जो अपनी सोच है वो इस हवाले से बदलनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर इलियास हमारे साथ। और जो इल्म की जो नूर आपकी आंखों में था, अल्लाह ये इल्म का नूर बाकी भी तमाम तो लोगों को अता करे। जब आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल, और अभी हमने बात की कि उन बच्चों की जो कि बसारत से महरूम है, और अब ज़रा बात करते हैं उन बच्चों की जो कि कुव्वत समात और गोयाई से महरूम है। ये 6 मेहनत कश हैं जो कि एक दुकान पे काम करते हैं सरगोधा में, और उनकी ज़िंदगी में कितनी जिद्दोजहद है। ये 6 लड़के हैं गालिबन, और वो काम करते हैं सरगोधा की एक दुकान में। उनकी लाइफ कैसी है इस रिपोर्ट में देखिए। बिल्कुल जी, अब्दुल हनान की रिपोर्ट देखिए। जहाँ खसूसी अफराद को उज़्व मुअत्तल समझा जाता है, वहाँ ऐसे मेहनत कश अफराद की भी कमी नहीं जो अपनी किसी महरूमी को कमज़ोरी नहीं बनने देते, बल्कि आम और तंदुरुस्त अफराद की तरह ज़िंदगी के तसलसल में अपना हिस्सा डालते हैं। शाहीनों के शहर सरगोदा के ब्लॉक 23 में वाक़या दही भल्लों का खाम माल तैयार करने वाली दुकान पर 20 साल से कुव्वत समात व गोयाई से महरूम 6 अफराद मेहनत मजदूरी करके अपने अहले खाना के लिए रिज़्क़े हलाल कमाने में मसरूफ़ हैं। कुव्वत समात व गोयाई से महरूम इन अफराद को दुकान मालिक भी अपने ख़ानदान का हिस्सा समझता है और इनके काम से मुतमईन है। 9 गुंगे हमारे पास जो काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं समझते ये लोग।
ٹھیک ہے، آپ کے سامنے آپ نفاست اور اچھا کام کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اپنا رول پلے ایمانداری سے کر رہے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے نہیں، ٹھیک ہے. اور لہٰذا میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ انہیں کام دینا چاہیے، اپرچونیٹی دینی چاہیے، اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں صلاحیت دی ہیں وہ نارملی انسان کو نہیں دی. طلحہ کا کہنا ہے کہ ہمیں فخر ہے، ہم محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے ہیں، مالکان نے ہمیشہ ساتھ دیا، کبھی مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑتے. وہ بتا رہا ہے میرا نام طلحہ ہے اور صبح میں 8 بجے سے اپنے کام پر آیا ہوا ہوں روزہ رکھ کر، اور اپنے کام کو میں مشکل نہیں سمجھتا روزے کی حالت میں بھی. اور وہ بتا رہا ہے کہ مجھے ٹائم پہ جو کام کرتا ہوں رات کو مجھے اپنی تنخواہ بھی مل جاتی ہے، اور میں خوش بھی وہاں سے کھانا وغیرہ سب مل جاتا ہے مجھے. اور وہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں ہر کام کر لیتا ہوں یہاں پہ، ایز اے سینئر میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ، اور مجھے کسی قسم کی یہاں پہ ٹینشن نہیں ہے، کوئی کسی میں مشکلات نہیں ہے. جب بھی مجھے کوئی مشکلات وقت آتا ہے تو میں یہ میرے مالکان میرے ساتھ ہوتے ہیں اور مجھے اکیلا نہیں، تنہا نہیں چھوڑتے. آنے والے گاہک اور اہل علاقہ بھی ان خصوصی افراد کے جذبہ محنت کو سراہتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنے کام میں بہترین مہارت رکھتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ یہ محنت سے کر کے کماتے ہیں اور بھیک نہیں مانتے، یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے. اور دوسرا جو یہ مالک ہے صاف ستھرا کام اس نے رکھا ہوا ہے، اور ان کا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہے اور ان کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کرتا ہے. اور دوسرا ان کی چیز بڑی صاف ستھری ہوتی ہے اور ایوری تھنگ زبردست ہے. ان خصوصی افراد کے ہاتھوں بوندی اور بھلوں کا تیار ہونے والا خام مال نہ صرف شہر بلکہ دور دراز کے لوگ بھی خریدنے آتے ہیں. طلحہ اور طلحہ کے دوست بھیک نہیں مانگتے بلکہ سارے دوست مل کے مزدوری کرتے ہیں. اب آپ تمام تو لوگوں نے جو اسپیسیفکلی سرگودا میں رہتے ہیں، طلحہ اور اس کی دوستوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور اسی دکان سے سموسے پکوڑے جو بھی لینی، دہی بڑے اسی دکان سے. اور دکان مالک کی آپ نے بات سنی، اس نے کہا کہ یہ میری فیملی ممبرز کی طرح ہے، میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا، اور ان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ عام لوگوں کو نہیں دی. تو یہ وہ رویہ ہے، یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمیں ایسے لوگوں کے لیے اپنانے کی ضرورت ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شام رمضان. ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کل سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. یہ دورہ وزیر اعظم عمران خان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر کر رہے ہیں، جو 7 سے 9 مئی تک کا ہے. بالکل اسی پر بات کر لیتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل ہاتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شہباز گل صاحب، کیا شیڈیول رہے گا وزیر اعظم عمران خان کا؟ کس کس سے اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں؟ کون سے معاہدے ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کل سعودی عربیہ پہنچ رہے ہیں. ملاقاتوں کا اسکیجول تو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ساری جو ڈیٹیل ہوگی کہ کس سے کس ٹائم ملاقات ہو رہی ہے. لیکن اس وقت میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ جو پرائم منسٹر نے کچھ اقدامات لیے، سب سے پہلا اقدام تو میں جو ڈومیسٹک اور ہمارے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ لنکڈ ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی شکایت ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے ڈفرینٹ ایمبیسیز میں جب وہ انٹرنیشنلی ہوتے ہیں، اپنے کسی بھی کام کے لیے جاتے ہیں. اسی قسم کا کچھ برتاؤ ایک پاکستانی خاتون کے ساتھ سعودی عربیہ میں ہوا، جس کی شکایت انہوں نے پرائم منسٹر سے کی. پرائم منسٹر نے اس پر بہت سخت ایکشن لیا، اور اس کے اوپر ایکشن یہ کیا گیا کہ تمام عملہ جو اس سے ریلیٹڈ تھا امبیسی کے اندر، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی جو اس سے ریلیٹ کرتا تھا، ان تمام کو فوری طور پر پاکستان واپس بلا لیا گیا. ان تمام کو سسپینڈ کر کے واپس بلا کے، اور اس جگہ پر نیا اب عملہ کچھ آ گیا ہے اور کچھ بھیجا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اسی ڈیولپمنٹ کو آپ نے دیکھا کل جو پرائم منسٹر صاحب نے ایمبیسڈرز جو فورن سفراء تھے پاکستان کے، ان سب کے ساتھ بھی بات کی اسی کے اوپر کہ جو پاکستانی ایمبیسیز ہیں ان کا جو پرائم
रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करना, इज्जत एहतराम के साथ उनकी बात सुननी, और जो काम जिस तरह से हो सकता है जो कानून और कायदे के अंदर है उसको फौरी तौर पर उन्हें मदद देनी। एक तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसपे यहाँ पर जो कम्युनिटी से इंटरेक्शन हुई है। जी जी। लेकिन साथ में इससे जुड़ा ही मेरा सवाल है शहबाज गिल साहब, अगर आप इजाज़त दें, इससे साथ ही जुड़ा मेरा सवाल है क्योंकि बड़ा काबिल तहसीन ये अमल है वज़ीर आज़म इमरान खान का। इससे पहले किसी भी हुकूमत ने किसी भी सिफारत खाने चाहे वो किसी भी मुल्क को उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। तो क्या कुछ सज़ा का तयन भी होगा कि उन सफारतकारी और उस अमले की वजह से जो पाकिस्तानियों ने वहाँ पर सफ़र किया है? देखिए, हम एज अ कौम हमने 70 साल में बिगाड़ पैदा किया है, और जब कोई बहुत बड़ा कदम भी होता है तो हम उसे एक 4 मिनट की 3 सेकंड की स्टोरी के तौर पे समझते हैं और इसको गिवन समझते हैं कि ये तो होना ही था और होना ही चाहिए था। इस बात को कभी अंडरस्टैंड नहीं करते कि जो 70 साल के आपने टैबूज एडजस्ट कर दिए हैं, ये मसलन जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो ये जी शहबाज गिल साहब से बात करेंगे, और बिल्कुल एक ये बड़ा काबिल तहसीन इक़दाम है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनमें जो वर्क लेबर वहाँ पर ज़्यादा है, उनके साथ जो रवैया वहाँ पर होता है वो बिल्कुल किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। शहबाज गिल साहब, आप बात कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्योंकि अपनी आंखों से देखा प्राइम मिनिस्टर साहब को इस सारे मसले को डील करते, तो ये इतना आसान नहीं था। इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम इसको करने का, क्योंकि जैसा आप ही ने फरमाया था कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। तो इंस्टीट्यूशनल जो है वो सिस्टम्स मौजूद नहीं है, इंस्टीट्यूशनल विलिंगनेस नहीं है टू डू थिंग्स। हमें तो ऐसा लगता है ना कि प्राइम मिनिस्टर को एक शिकायत आई, प्राइम मिनिस्टर को उस शिकायत का बुरा लगा या उन्होंने उस पर एक्शन का कहा और एक्शन हो गया। ऐसा नहीं है। हमारी आवाम को ये बात समझना है कि इतना बिगाड़ मुल्क में पैदा कर दिया हुआ है कि एक धागे को सीधा करने के लिए आपको मुद्दतों दरकार है, क्योंकि सिस्टम को कोलैप्स कर दिया हुआ है पूरा। तो इस पर भी बहुत लंबा टाइम लगा, बहुत लंबा प्रोसेस लगा, जिसके बाद ये बहुत सारे लोगों को इसमें सजा दी जाएगी, उनको वापस रिकॉल किया गया, और नए लोग जो भेजने हैं वो भी एक लंबा प्रोसेस है। उनकी दोबारा से छानबीन करना, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करना, उन तमाम लोगों के इंटरव्यूज होना और रेलेवेंट लोगों को वहां पर भेजना। लेकिन हम जब एक बहुत अच्छी न्यूज देखते हैं तो उसको एक 30 सेकंड की बात कि जी ये हो गया, वेल डन, आगे चलते हैं। हमारे क्योंकि बिगाड़ ज्यादा है और अच्छाई कम है, तो जो अच्छा काम होता है उसकी इंपॉर्टेंस को हमें एज अ कॉम समझना है, उसे प्रमोट करना है ताकि और अच्छे काम हो सके। दूसरी बात जो इस दौरे की इंपॉर्टेंट है वो MOUs हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत है यहाँ पर, और वो करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस है जब वो यहाँ आ रहे हैं वो है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जो गुस्ताखी मगरब के अंदर होती है और दूसरी जगहों पर, उसके खिलाफ मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे करना और यक जुबान उसके बारे में मगरिब को और दूसरी दुनिया को ये समझाना कि हमारे दिलों के कितने करीब है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमें कितनी तकलीफ होती है जब उनकी शान में गुस्ताखी होती है। अभी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी एम्बेसडर्स के साथ एक मीटिंग भी की थी। तमाम मुस्लिम ममालिक के तकरीबन एम्बेसडर उसमें शामिल थे। 34 के करीब OIC जो इस्लामिक एम्बेसडर से इस्लामाबाद में, उन्होंने उसमें शिरकत की थी, और उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की थी कि हमें अब मिल के बात करनी है पूरी, क्योंकि ये हम सबका कॉमन काज है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब किसी किस्म की गुस्ताखी होती है तो सिर्फ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में एक एक मुसलमान का दिल जो है वो रंजीदा होता है। इसी तरह ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरे आलम इस्लाम में मुसलमानों का दिल रंजीदा होता है। तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को जो है उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर ये बात करेंगे, और ये बात उनके भी दिल के बड़ी करीब है, जैसा कि तमाम मुसलमानों के दिल के करीब है। तो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब एक तो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे कि इस्लामोफोबिया हो। इस्लामोफोबिया का मतलब ये कि जो तशद्दुद है वो इस्लाम के साथ लिंक कर दिया, हालांकि न्यूजीलैंड में तो किसी मुसलमान ने लोगों की कत्लो गारत नहीं की थी। तो ये 2 इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एनवायरमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ग्लोबल जो एक बिलियन ट्री था KP में वो कामयाब हुआ, उसके बाद अब 10 बिलियन ट्री है।
तो सऊदी अरब जी के वक्त साथ की भी अहम वादा तरीन होने जरूरत जा है, रहा एनवायरमेंटल इश्यूज भी जो हमें दरपेश हैं। बहुत शुक्रिया जी। शहबाज गिल साहब मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर इस वक्त कल इंशाल्लाह सऊदी अरब रवाना होंगे, जिसमें सबसे पहले तो जो सफारत खाना जो सऊदी अरब में मौजूद है वहाँ पर देखा जाएगा कि ऐसे कौन से अवामिल थे जिन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया उन पाकिस्तानियों को जो कि इस वक्त दियार गैर में हैं, ना उनका ख्याल रखा, फैसिलिटेट नहीं किया, और साथ में नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बाकी जो मुस्लिम उम्मा है उनको भी काम करना है और उनको इस हवाले से एतमाद मिलेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात हुई है और इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में शाहिद खाकान और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थी। शहबाज शरीफ ने कोरोना के दौरान बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान की इमदाद को सराहा। कोरोना से बरतानिया में अमवात पर इजहार अफसोस, कहा कि मुसीबत से निजात के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया दूसरे घर की मानंद है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का दोनों मुल्कों के मजबूत रवाबित में अहम किरदार है। शहबाज शरीफ ने शहजादा फिलिप की वफात पर अफसोस का भी इजहार किया। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के असरात पर भी तबादला ख्याल किया गया इस मुलाकात में। और अब हम आपको हाल दिखाते हैं उस शहर का जहां पर मस्बत केसेस की शरह 14.23। हम बात करें कराची की। कराची में आज लास्ट शॉपिंग डे है, कल छुट्टी है और उसके बाद लॉकडाउन लगने जा रहा है। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कराची की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम है, शॉपिंग मॉल्स इस वक्त भरे हुए हैं, हर बाजार इस वक्त भरे हुए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद है। अंजुम, ये बताइएगा कि अभी तक गूगल मैप में भी जो लोकेशन डाल रही है तमाम लाल आ रही है, हर तरफ ट्रैफिक है, क्या सूरत हाल है? जी, गूगल मैप पे तो लाल नजर आ रही है। यहाँ तो अवाम के भी गर्मी के चेहरे लाल नजर आ रहे हैं। खवातीन के चेहरे तो वैसे मेकअप से भी लाल होते हैं, लेकिन सूरत हाल ऐसी है गर्मी की वजह से बच्चे बूढ़े जो भी मार्केट में नजर आ रहे हैं पसीने बह रहे हैं, उनके मास्क उन्होंने पहने हुए नहीं है। लॉकडाउन की वजह से कंफ्यूजन है उनको कि बिल्कुल मार्केटें बंद हो जाएगी। आज इन्होंने चांद रात समझ लिया है और मार्केट में इस तरह उमड़ आए हैं कि जैसे एक वॉल नहीं होता, जब में गफीर नहीं होता, उस सूरत में आवाम मार्केटों में नजर आ रही है। जहाँ मार्केट ऐसी है जहाँ छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पर कंधे से कंधा लोगों का मिला हुआ है, जम गफीर हुआ हुआ है, पसीने लोगों के बह रहे हैं, मास्क के बगैर कर रहे हैं, किसी एसओपी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। दुकानदार हजरात हैं वो भी गर्मी की वजह से मास्क उतार कर खरीदारों के साथ अपनी खरीदो फरोख्त में नजर आ रहे हैं। यही सूरत हाल कराची की तकरीबन हर मार्केट में, हैदरी चले जाएं, पापोज चले जाएं, लियाकताबाद चले जाएं, दमदमा चले जाएं, लियाकताबाद चले जाएं, सदर के किसी मार्केट में चले जाएं, जोड़िया बाजार, जामा क्लास, गर्द के किसी भी मार्केट का नाम लें, वहाँ पर एक खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद नजर आती है। मर्द हजरात भी है, लेकिन खवातीन की तादाद इस वक्त अगर रेशो देखा जाए तो 70 और 30 का होगा कि 70 खवातीन है तो 30 मर्द हजरात नजर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे उन्होंने गोद में लिए होते हैं और उनके साथ खरीदारी करते नजर आ रही होती है। मास्क उन्होंने नहीं पहने होते हैं, जिन्होंने अबाया लिया हुआ उनका तो चेहरा वैसे ढका होता है, लेकिन जो अबाया के बगैर होती है सिर्फ दुपट्टे के साथ उन्होंने मास्क नहीं पहना होता। मर्द हजरात कहते हैं गर्मी लगती है, मास्क नहीं पहनते, बच्चों को इसलिए नहीं बनाते कि वो सांस लेने में उनको दुश्वारी होती है। इस सूरत हाल में ट्रैफिक का भी बहुत बुरी सूरत हाल है, जगह जगह ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है। मार्केटों की तो कोई बात ना पूछी जाए कि वहाँ मार्केटों का क्या हाल है, लोग एक दूसरे में घुसे खड़े सही हैं। सूरत हाल यहाँ पर बहुत खराब है। और अंजुम, जैसे भी आपने बात की कि खवातीन के चेहरे लाल नजर आ रहे थे, इसका मतलब है खवातीन ने मास्क नहीं पहना है, तभी उनकी शक्लें भी नजर आ रही है। मार्केट से सब बुरा हाल है, कंजेशन पूरे आप शहर में देख सकते हैं कि ट्रैफिक वीडियो भी हम देख रहे हैं तो इसमें ऐसे लग रहा है कि गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, कोई गाड़ी यहाँ से हिल नहीं रही है, ये गाड़ियां कहाँ जाएंगी? बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां यहाँ पे लोग पार्क करके छोड़ के चले गए हैं। अब ये तमाम तर शहर की सूरत हाल है। जो लोग आज निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर ईद की शॉपिंग करने के लिए, तो खुदारा अपना जरा दिमाग बना के निकलिएगा। अगर आप घरों से बाहर निकलेंगे तो इफ्तारी भी आज आपकी सड़कों पर ही होगी, और अगर निकलें तो मास्क पहन कर निकलें, क्योंकि ये ईद की शॉपिंग आपकी जानों से ज्यादा कीमती नहीं है। ईद पर आप नई जोड़ा नहीं पहनेंगे, बिल्कुल हम ये समझने से कासिर हैं कि आखिर नया जोड़ा, नई जूती, चूड़ियां, ये सब पहनना जरूरी है या फिर अपनी जान की हिफाजत करना, अपने बच्चों की जान की हिफाजत करना जरूरी है। एक छोटी छोटा बड़ा फेस्टिवल बना हुआ है कि छोटी छोटी चीजों के लिए घरों से बाहर निकले। दुपट्टा पीको भी करवाना तो खवातीन उसके लिए भी घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन बहाने ढूंढ रहे हैं ना, घर से बाहर किसी भी तरीके से निकल जाए बस। ये वो वक्त है कि आपने घर में रहना है और आप ही की वजह से लॉकडाउन किया जा रहा है कि हुकूमत बड़ी फखरिया पेशकश नहीं है, लॉकडाउन की बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसीलिए लॉकडाउन किया जा रहा है। खुदा अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, शाद रहिए, आबाद रहिए और कोरोना से बहुत दूर रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen